नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगी चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान, महागठबंधन पर आज फैसला होने की उम्मीद। संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी से जुड़े हालात की देंगे जानकारी। कांग्रेस करेगी आरबीआई दफ्तरों का घेराव। स्मृति ईरानी के बोर्ड रिकॉर्ड की होगी जांच। केंद्रीय सूचना आयोग का सीबीएसई को दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश। निजी जानकारी की गोपनीयता का तर्क खारिज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। एक शख्स की मौत, कई वाहनों को नुकसान। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की नीयत पर उठाए सवाल। नाइजीरिया के शरणार्थी शिविर पर वायुसेना ने गलती से गिराया बम। 100 से ज्यादा की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने इसका ऐलान किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन का फैसला जल्द होगा। इस बीच रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी। और कितने सीटों पर ये अभी चर्चा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार शीला दीक्षित ने इसका स्वागत किया। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठबंधन को जरूरी बताया। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद से दावेदारी वापस लेने की भी बात कही। अब अगर जो पार्टीज इकट्ठी हो जाती तो दो शक्लें तो हो नहीं सकती, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संकेत दे चुकी है कि गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा। आरएलडी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। बिहार की तर्ज पर तीनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए समान धर्मी दलों के साथ वो कोई तालमेल का प्रस्ताव लाएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। छोटे छोटे दलों को साथ लें और कोशिश करें कि दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को ऐसी शिकस्त दी जाए जो 2019 का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख दे। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने भी 38 उम्मीदवारों की एक सूची अखिलेश यादव को सौंपी है। इसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। वहीं पहले दौर की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में नामांकन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में वोटों का बंटवारा रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ आने का मन बनाया है, लेकिन इसके औपचारिक ऐलान से पहले इन दोनों पक्षों के अलावा मुलायम सिंह यादव गुट के भी कुछ उम्मीदवारों को एडजस्ट करने पर मंथन जारी है। मकसद साफ है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी भी भितरघात की संभावना को बरकरार न रखा जाए। लखनऊ में कर्नल सरोज दास और दिल्ली में कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस गोवा में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी महासचिव और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कल यह ऐलान किया। राज्य में अब कांग्रेस का एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर तालमेल की बात की। कांग्रेस ने राज्य में 34 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोवा के लिए पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 23 जनवरी को जारी करेगी। दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादों से पलटने का आरोप लगाया। The NCP becomes very active when the elections come. Where was NCP during the last 4.5 years when Congress was fighting for the people of Goa on different issues? दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि लांबी में जरनैल सिंह का वोट काटने के लिए प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर सिंह से चुनाव लड़ने का आग्रह किया ताकि अकाली विरोधी वोट बट जाएं। 11 मार्च को नतीजे आएंगे। मोटे मोटे तौर पे 20 मार्च तक सरकार बन जाएगी। 15 अप्रैल नोट कर ले सारे पंजाब के लोग, 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होगा। केवल नशे से मुक्ति नहीं मिलेगी पंजाब के लोगों को, इस डर से मुक्ति मिलेगी। पंजाब में कल कैप्टन अमरिंदर सिंह और जनरल जे सिंह समेत कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर अकाली दल को चुनौती दी। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने अपने इस्तीफे की खबर को सिरे से नकार दिया है। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लंबी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल को उनके ही घर में मात देने का दावा भी किया है। और इत्थों खत्म करूंगा, मेरी लास्ट इलेक्शन है, उत्थे मैं उहदे बंदा बनाउणा है, बस इन्ना फर्क है। वो जेड़ा बंदे ने लुट लिया पंजाब, जेड़े बंदे ने तबाह करता पंजाब, उन्हां नूं सबक सिखाउणा पऊगा। अमरिंदर सिंह भी हमारे अकाली दल में से गया है, इसको मिनिस्टर भी अकाली दल ने बनाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ये बीजेपी ने इसको उंगली पकड़ के इस जगह लाए। जो अपनी मां पार्टियों जिसने इन्होंने जिसको इतनी इज्जत दी उसको छोड़ सकते हैं, उसका पंजाब के लोग क्या एतबार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। अमरिंदर सिंह पटियाला से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को यहां से पर्चा भरा। पटियाला से पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर अमरिंदर सिंह को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने भी मंगलवार को पर्चा भरा। सर सीएम कैंडिडेट हैगे, मतलब एज ए आई डोंट नो, दैट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन। साइकिल ते चलांगा, स्कूटर ते चलांगा, कार ते चलांगा, सब जगह जावांगा, गलियां कुछ जावांगा, लोगों नूं कहांगा काम करने वाले कैंडिडेट नूं वोट दियो, बाकी जेड़ा महल च बैठा है उन्होंने तकार मार के कड्डो। इधर टिकट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात की। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को गलत बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबकी अफवाहों का मीडिया की उपज है ये, और आप वापस ले लिया आपने? अरे मैंने दिया ही नहीं है, आपको किसने कहा? ये आपकी मीडिया की उपज है। इधर अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार अभियान का आगाज किया। रोड शो के दौरान उनके निशाने पर एक बार फिर अकाली दल और बादल परिवार रहा। सच हक ते धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टा ना विनाश करना। पंजाब में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 117 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी की पहली सूची के बाद बगावत तेज हो गई है। गुस्साए समर्थकों ने कल प्रदेश मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि पार्टी का दावा है कि वो मतदान से पहले नाराज नेताओं को मना लेगी। में बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते पार्टी के नाराज नेता और कार्यकर्ता। इन लोगों का आरोप है कि टिकट बंटवारे में बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि सालों तक पार्टी को मजबूत करने वाले लोगों की अनदेखी की गई है। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया? आपने किसी को मौका नहीं दिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं आपको दिखा, जो आप बाहर से आयात कर रहे हैं। हम इतने 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने बच्चों का पेट काट काट के पार्टी को सींच रहे हैं, और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्यक्ष ठोक दिया है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। अकेले देहरादून जिले की ही 3 सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। प्रदेश बीजेपी के नेता बागियों को मना लेने की बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व तो बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी करार दिया है। जो उनकी सूची है ये पूरी तरीके से दल बदलू
भाजपा द्वारा ही आरोपित भ्रष्टाचारियों कुछ पारिवारिक सूत्रों से भरी पड़ी। बीजेपी ने सोमवार को 64 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए 10 नेताओं के साथ ही कुछ के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत खुलकर सामने आ गई है। जहां कांग्रेस दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से मुश्किल में है, वहीं बीजेपी में पैराशूट कैंडिडेट को लेकर विरोध है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। अपने खिलाफ बीजेपी के चुनाव आयोग जाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रिय बीजेपी, डरो मत। दरअसल बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कल चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को धार्मिक व्यक्तित्वों से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। बीजेपी ने 11 जनवरी को कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण के आधार पर यह शिकायत की है। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया वो शुद्ध रूप से पूरे के पूरे चुनाव में सांप्रदायिक फिजा घोलने की, सांप्रदायिक हवा घोलने की साजिश और षड्यंत्र है। और हमने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पे तत्काल, जहां पर एक तरफ ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनता है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। रोम शर्मिला की पार्टी पीपल्स रिजर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस भी चुनाव मैदान में उतर रही है। वो राज्य की राजनीति को नई दिशा देना चाहती हैं। साथ ही राज्य से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की मांग उनका मुख्य चुनावी मुद्दा है। रोम शर्मिला से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने खास बात की। मणिपुर की लौ महिला एरोम शर्मिला 16 साल तक भूख हड़ताल पर थी। इस विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं और वे खुद भी लड़ना चाहती हैं। What is your agenda for this assembly election? Focus will be on repeal of AFSPA as well as bringing right to justice to all. So why only AFSPA you want to put as your agenda? As for me, I want to focus on AFSPA repeal, the draconian law in a democratic country. Do you plan to make an alliance with any other party or you want to fight the election alone? Left Party front consisting of around 7 different parties suggested us to join them for a pre-poll alliance. It's also good for making the government. How many candidates are you going to field in this election? For our party right now, only 6 candidates. Election requires lots of money and resources. Do you think that you can manage all those things? We want to come to see real democracy in the society. We really want to depend on people's support. एरोम शर्मिला राजनीति में जो कदम रख रही हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस चुनाव पर पड़ेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। और बुलेटिन में तमाम अहम खबरें जारी है। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति को जानकारी देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री
एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली वित्त मामलों की स्थायी समिति को ये भी बताएंगे कि नकदी संकट से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्तीय सेवा और राजस्व के अधिकारी भी स्थायी समिति के सदस्यों को जानकारी देंगे। बैठक में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, SBI, PNB और OBC के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की चर्चा होगी। 20 जनवरी को इन्हीं मुद्दों पर रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल लोक लेखा समिति को जानकारी देंगे। पाकिस्तान अगर भारत से बातचीत चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर होना होगा। रायसीना डायलॉग सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति और तरक्की के लिए हितों में संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। दक्षिण एशिया में शांति सिर्फ भारत नहीं ला सकता, इसके लिए पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और हिंसा को शह देने वाले देशों को अलग थलग कर देना चाहिए। इंडिया alone cannot walk the path of peace. It also has to be Pakistan's journey to make. Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में कई वजहों से लगातार बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत के विकास से दुनिया का विकास जुड़ा हुआ है। India's sustained rise, as much as India needs the world. Our desire to change our country has an indivisible link with the external world. सम्मेलन में 65 देशों के 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। सम्मेलन 19 जनवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग ने CBSE को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बोर्ड रिकॉर्ड की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। आयोग ने कल CBSE को निर्देश दिए कि वो स्मृति ईरानी से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराए। CIC ने CBSE के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ये निजी जानकारी है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। CIC आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में घोषणा करता है तो मतदाताओं को उसकी जांच का अधिकार होता है। आयोग ने कपड़ा मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से भी जानकारी देने के लिए कहा है। स्मृति ईरानी ने स्कूल से 1991 में 10वीं और 1993 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। भांगर इलाके में प्रस्तावित बिजली ग्रिड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। हालांकि पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के दो समूहों के बीच हुई गोलीबारी में लोग हताहत हुए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री सुभानदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि परियोजना का काम रोके जाने के बाद प्रदर्शन का कोई कारण नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मंशा पर भी सवाल उठाए। पिछले साल अक्टूबर से भांगर में परियोजना का विरोध हो रहा है। 2013 में यहां जमीन अधिग्रहण हुआ था। किसानों ने बाद में बाजार मूल्य से कम कीमत मिलने की वजह से अधिग्रहण का विरोध करते हुए जमीन वापस करने की मांग की थी। पंजाब के मोहाली इलाके में पुलिस ने कल रात एक गाड़ी से 160 किलो सोना बरामद किया है। मोहाली के बखरपुक चौक इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये बरामदगी की गई। पूछताछ के दौरान जवाब से संतुष्ट न होने पर पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक करीब 21 करोड़ रुपए का ये सोना दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर इलाके में ले जाया जा रहा था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस हर मुख्य रास्तों पर नाकेबंदी करके तलाशी अभियान चला रही है। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने राजनीति में आने का फैसला लिया है। मौका था AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन की 100वीं जयंती का।
उन्होंने कहा कि वो अपनी बुआ के नक्शे कदम पर चलना चाहेंगी। दीपा जयकुमार ने कहा कि वो आगे की रणनीति का खुलासा जयललिता की जयंती यानी 24 फरवरी को करेंगी। एआईएडीएमके में शामिल होने या नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने समर्थकों से चर्चा करके फैसला लेने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसएफ जवान के खाने की खराब क्वालिटी के दावे पर स्टेटस रिपोर्ट से जुड़ी याचिका पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के मामले में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत दूसरे अर्धसैनिक बलों को भी अपना रुख बताने के लिए कहा है। बीएसएफ की दलील थी कि इस बारे में जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि वो उसके सामने जांच रिपोर्ट जमा करे और बताए कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें तेज बहादुर यादव के खिलाफ किसी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.7% रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे आगे रहेगी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की इस रिपोर्ट में मजबूत निजी खपत और घरेलू स्तर पर उल्लेखनीय सुधारों की शुरुआत को अर्थव्यवस्था के लिए मुफीद बताया गया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षमता का कम उपयोग और बैंकों और उद्योगों के बही खातों पर दबाव मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं पड़ोसी देश चीन की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 25 बच्चों के नाम का ऐलान हो गया है। अपनी बहादुरी से दूसरों के लिए मिसाल कायम करने वाले इन बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नवाजेंगे। इनमें 12 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। 4 बच्चों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल होंगे। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान परमाणु समझौते पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है। ईरान के साथ परमाणु समझौते की सालगिरह के मौके पर बराक ओबामा ने करार की अहमियत और ठोस नतीजों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़ी शक्तियों के समर्थन वाले समझौते को रद्द नहीं किया जाए, नहीं तो चुनौतियां ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। बराक ओबामा ने कहा कि दुनिया को सुरक्षित स्थान बनाने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में करार अहम भूमिका निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर ईरान के परमाणु समझौते का विरोध करते हुए इसकी निंदा की है। We who see the threat that Iran poses would be very wise to preserve an agreement that denies it a weapon of mass destruction. नाइजीरिया में वायुसेना की गलती से किए गए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था ASF के मुताबिक हमला नाइजीरिया और कैमरून की सीमा के नजदीक राम क्षेत्र में हुआ, जहां सेना बोको हराम के आतंकवादियों से लड़ रही है। नाइजीरिया की सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस इलाके में बोको हराम के आतंकवादियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मदद का आश्वासन दिया। पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में सियासी संकट गहराता जा रहा है। कल राष्ट्रपति याहया जामे ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए 90 दिन का राजकीय आपातकाल घोषित कर दिया। याहया बीते महीने राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद वो पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। पश्चिमी अफ्रीका के नेताओं ने उन्हें सत्ता छोड़ने या फिर सैन्य कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। हिंसा के डर से गाम्बिया के नागरिक पड़ोसी देशों सेनेगल और गिनी बिसाऊ जा रहे हैं। 51 साल के जामे 1994 में गाम्बिया की सत्ता पर काबिज हुए थे। उन पर कई बार मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। करीब 3 साल पहले लापता हुए मलेशिया एयरलाइंस के MH370 विमान की हिंद महासागर में खोज बंद कर दी गई है। 239 यात्रियों को ले जा रहा विमान 8 मार्च
2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गया था। तब से 3 देशों के विमान की खोज के काम में लगे हुए थे। लापता हुए विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। लापता लोगों के परिजनों ने खोज बंद करने पर नाराजगी जताते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। विमान की खोज में लाखों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन खोजकर्ता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। बात करते हैं खास शख्सियत की। हिंदी के मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की आज पुण्यतिथि है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में जन्मे हरिवंश राय ने मधुकलश, तेरी हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, 2 चट्टाने जैसी एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। 1976 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कवि और साहित्यकार सादत हसन मंटो की आज पुण्यतिथि है। मंटो की गिनती ऐसे साहित्यकारों में की जाती है जिन्होंने अपने कलम से ऐसी रचनाएं लिखी जिनकी आज तक कोई मिसाल नहीं है। 11 मई 1912 को पंजाब में जन्मे मंटो ने तमाशा, बू, ठंडा गोश्त, टोबा टेक सिंह, खोल दो, करामात, बेखबरी का फायदा, पेशकश जैसी शानदार रचनाएं लिखी। 1936 में मंटो का पहला मौलिक उर्दू कहानियों का संग्रह आतिशपोर प्रकाशित हुआ। 1941 में दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। वो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। मंटो ने 19 साल के साहित्यिक सफर जीवन में 230 कहानियां, 67 रेडियो नाटक, 22 शब्द चित्र और 70 लेख लिखे। ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से कल मुलाकात की। उपराष्ट्रपति को इस मौके पर हजरत ख्वाजा हजरत सानी निजामी के कार्यों का संग्रह भेंट किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान। महागठबंधन पर आज फैसला होने की उम्मीद। संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोटबंदी से जुड़े हालात की देंगे जानकारी। कांग्रेस करेगी आरबीआई दफ्तरों का घेराव। स्मृति ईरानी के बोर्ड रिकॉर्ड की होगी जांच। केंद्रीय सूचना आयोग का सीबीएसई को दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश। निजी जानकारी की गोपनीयता का तर्क खारिज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। एक शख्स की मौत, कई वाहनों को नुकसान। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की नीयत पर उठाए सवाल। नाइजीरिया के शरणार्थी शिविर पर वायुसेना ने गलती से गिराया बम। 100 से ज्यादा की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।